एंड आज मैं क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 3 फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर ये करवाऊंगी। आपको शुरुआत में इसका पिक मिल जाएगा बोर्ड का, ये आप समझ लो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि नोट्स हैं ये। एंड आप वीडियो को लास्ट तक सुनो अगर आपको सारी चीजें समझनी है तो, क्योंकि आपको पता है मेरी वीडियोस में शुरू से आखिर तक कोई बकवास नहीं होती है। शुरुआत से लेकर के लास्ट तक मैं सिर्फ आपके टॉपिक्स को ही एक्सप्लेन करती हूँ और कुछ भी नहीं करती हूँ, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट माय वीडियो। सबसे पहली चीज है कि इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहली बात, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। आपको पता है सिंस इंडिपेंडेंस अब तक जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में एग्रीकल्चर का, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। प्लानिंग के टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चरल सेक्टर का जीडीपी में वो 51% से 17.4% हुआ अलग अलग सालों के हिसाब से। देखो आप नोटिस ये कर रहे हो कि ये डिक्लाइन किया, पहले 51% था 51 में, फिर 2018-19 में 14.4% हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिक्राइज हो गया है, डिक्लाइन हो गया है, नहीं, वो डिक्रीज नहीं हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि जो सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स है वो ज्यादा अच्छा करने लग गए हैं, तो इसकी वजह से उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया है। ऐसा नहीं है कि हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो डिक्लाइन किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्योंकि विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन इनफैक्ट वी कैन से कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज तो कहीं से भी नहीं हुआ है, ठीक है। सेकेंड चीज है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स कौन से होते हैं? वेज गुड्स वो होते हैं जैसे व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस, ज्वार, ये सब, ऑयल सीड्स, तो ये सब जो होते हैं ये वेज गुड्स होते हैं। और आपको पता है ये नेसेसिटीज हैं हमारे लाइफ की। तो एग्रीकल्चर जो है वो 121 करोड़ की जो हमारी जनता है इनको मतलब जो बिलियंस ऑफ पीपल को वेज गुड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारी कि सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर टिल टुडे। आज भी इंडिया में मेनली जो रूरल पॉपुलेशन है वो प्लस और भी जो लोग हैं वो सब एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, मेन सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस है लोगों के लिए इंडिया में। नेक्स्ट है इट्स सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, शुगर केन इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज हो गई, सीड्स ऑयल इंडस्ट्रीज हो गई, इन सबको सीड्स प्रोवाइड करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कॉटन वगैरह प्रोवाइड करना, शुगर इंडस्ट्रीज को शुगर केन प्रोवाइड करना, तो इट्स अ मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ऑल दीज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। आपको पता है कितने सारे इंडस्ट्रियल गुड्स की जो फैक्ट्रीज हैं वो इसीलिए ही हैं क्योंकि खेती है। लाइक हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, ये सब और कहाँ यूज होंगे? ये सब खेती में ही यूज होते हैं। दैट इज वाई एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा जरूरी है इन इंडस्ट्रीज के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स जो है ये एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो आपको पता है एग्रीकल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में। 2018-19 में 11.76% जो है हमारे प्रोड्यूस का वो एक्सपोर्ट हो रहा था, ठीक है। टोटल एक्सपोर्ट्स का 11.76% जो है वो खेती का होता है, एग्रीकल्चर का होता है। हमारे यहाँ से टी, जूट, टोबैको, कैश्यू नट्स, कॉफी, स्पाइसेस, ये सब एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है ये एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज का बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है ये। देन कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ हमने कर लिया जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, वेज गुड्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे है, रॉ मटेरियल कैसे सप्लाई करता है, इंडस्ट्रियल गुड्स कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के बाद कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डोमेस्टिक ट्रेड में भी। इतने सारे लोगों को ये फार्म प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, कहाँ से? एग्रीकल्चर से ही आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जो बल्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर। जो खेतों में गुड्स बनते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं वो वहां से सब दूर जाते हैं बाय रेलवेज एंड रोडवेज, ठीक है। तो दैट इज वाई बल्क कैरियर जो होता है फार्म प्रोडक्ट का इंडिया में वो रोडवेज है और रेलवेज है, और एग्रीकल्चर इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड है फॉर दीज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ ऑफ द नेशन का क्या मतलब हुआ कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट जो है कंट्री के वेल्थ का वो बिलोंग कर रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर को। अगर फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में देखो तो लैंड जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक पे आती है इंडिया में, ठीक है। बिसाइड्स कैपिटल जो है वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वो इन्वेस्टेड रहता है मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में। तो आपको पता है कि ये मेन चीज जो है वेल्थ ऑफ द नेशन वो यहीं से आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर।
सबसे पहली चीज फीचर्स क्या, लो प्रोडक्टिविटी। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है। अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे तो हमारे देश का जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर में पर हेक्टेयर ऑफ लैंड के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करोगे तो। क्योंकि हमारे यहाँ जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ये सब इतनी अच्छी नहीं है जितनी वहाँ पे है। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा, आपको भी पता है, आपने पहले भी कर रखा होगा। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो लोग इट्स नॉट नेसेसरी फॉर देम टू बी देयर ऑन द फार्म, लेकिन फिर भी वो लोग वहां पे है, यानी कि ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। दिख तो रहा है कि वो लोग खेतों पे काम कर रहे हैं, बट बेसिकली इतनी सी जमीन है, उसमें कितने लोगों को आप एम्प्लॉय कर लोगे ना, तो दैट इज वाई। तो अपेरेंटली सारे एम्प्लॉयड तो होते हैं, पर रियलिटी ये है कि इनमें से मैक्सिमम जो है वो टाइम पास कर रहे होते हैं खेतों पे और वो कुछ भी काम नहीं कर रहे होते। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन एग्रीकल्चर का। सारे के सारे घर वाले एक छोटे से फार्म में लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। की आपको पता है कि अभी भी हमारे यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें रेनफॉल पे ही डिपेंड करना पड़ता है खेती में। और सीजनल नेचर की रेनफॉल होने की वजह से ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर पानी नहीं होता है। जबकि बाकी के बड़े देश जितने भी हैं दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन रेनफॉल। उन लोगों के पास में इरिगेशन प्रोजेक्ट से इतने सारे प्लान है, इवन तो वी आर ट्राइंग, बट स्टिल अभी तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमारा जो नेक्स्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है ना कि फार्मिंग इंडिया में सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड है, मतलब उतना बनाओ उतना उगाओ कि हम खा लेंगे, हमारा परिवार सेट है, बस इतना बहुत है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है सब्सिस्टेंस ऑफ द फैमिली होता है, ठीक है। इसका मतलब फार्मिंग जो है इंडिया में ज्यादा कमर्शियल नेचर की नहीं है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है वो सरप्लस इन्वेस्टमेंट नहीं जनरेट कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो होता है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है, ठीक है। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये हम जुडिशियसली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो फार्मिंग पॉपुलेशन है इंडिया की ये बहुत पुअर है, ठीक है। तो मॉडर्न इनपुट्स जो होते हैं इतने उनके पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। स्मॉल होल्डिंग्स ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। आपको पता है स्मॉल होल्डिंग्स यानी कि जो फार्मर्स के पास जमीनें हैं वो छोटी छोटी जमीनें हैं, बहुत ज्यादा बड़ी जमीन नहीं होती उनके पास में, ठीक है। ये इंडियन एग्रीकल्चर का कैरेक्टरिस्टिक आप समझ रहे हो। स्मॉल होल्डिंग्स जो होते हैं ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस होता है दो तरीके से। कैसे, पहली बात आप इसमें छोटी छोटी जमीनों में मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है वो। दूसरा, मार्जिनल फार्मिंग कंटिन्यूज टू व्यू फार्मिंग एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। आपको पता है जो छोटी जमीन वाले होते हैं वो लोग, छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि इतना हो जाए कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग तक का ही सोचते हैं, उसके ऊपर कि फार्मिंग से प्रॉफिट हम कमा सकते हैं उनकी उतनी सोच ही नहीं ऊपर उठ पाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूज एरियाज जो है कल्टीवेशन का जो टेनेंट्स के थ्रू होता है, दे आर नॉट ओनर्स ऑफ द सॉइल। आपको पता है सारा का सारा काम वो लोग करते हैं, लेकिन जो बल्क ऑफ द रेवेन्यू उससे जनरेट होती है वो कौन रखता है, वो लैंडलॉर्ड्स रखते हैं। तो टेनेंट को कितना मिलता है, टेनेंट को सिर्फ बेयर मिनिमम मिलता है कि बस उसका खुद का गुजर बसर ही हो सकता है, मतलब ना उससे उसका कर्जा चुकना, ना उसकी खुद की जमीन का कोई भला होना, कुछ नहीं होना, इतना ही होता है कि वो 2 वक्त की रोटी भी खा सके। लिटिल और नो सरप्लस इज लेफ्ट विथ हिम कि वो उसको री इन्वेस्ट कर सके। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर जो होता है वो स्टैग्नेट हो रहा है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। अभी भी आपको पता है ना हमारे यहाँ बैलों से हल जोते जाते हैं प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जो बल्क है इंडियन का फार्मलैंड्स का ये छोटे साइज का होता है, एंड दैट इज वाई जो बल्क ऑफ फार्मिंग, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, थोड़ा बाहर से लोग जाते आते जोर जोर से शोर हो जाता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, जो बल्क होता है फार्म्स का इंडिया में ये स्मॉल इन साइज है, एंड जो बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन है वो पुअर है। तो हम क्यों है, क्योंकि हम प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, और वो इनएविटेबल है, क्योंकि आपको अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते, हमारे फार्मर्स जो हैं दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ मनी। तो प्लेंटी ऑफ इंस्टेंसेस आपको दिखेंगे कि अभी भी खेतों में हल जोतने के लिए बैल वगैरह हमने लगा रखे हैं। तो रिलायंस जो होता है, तो जो मेन हेवी रिलायंस है हमारे कल्टीवेटर्स का कैटल पावर, मैन पावर पे, रादर देन मॉडर्न इक्विपमेंट्स जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ये सब हम अभी भी कम यूज कर रहे हैं कंपैरेटिवली। अब नेक्स्ट है हमारे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहला प्रॉब्लम जो अभी तक हम करके आए हैं, हम अभी तक डिपेंड कर रहे हैं रेनफॉल के ऊपर में। इसका मतलब हमारे पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन अभी भी इतना अच्छे से नहीं है, यानी कि लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम।
ठीक है। जो क्रॉप फार्मिंग है इंडिया में वो हेवीली डिपेंड करती है रेनफॉल में। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है नहीं, किसी साल अगर ड्रॉट वगैरह पड़ गया तो बस भाई जय सिया राम ही है उसके बाद तो, क्योंकि उसके बाद हमारे पास में इतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। ठीक, तो स्टेबिलिटी एग्रीकल्चरल आउटपुट में इसके लिए परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन होना बहुत जरूरी है। इवन दो आवर गवर्नमेंट इज स्ट्रगलिंग अ लॉट टू अचीव दिस थिंग, बट स्टिल वी हैवंट अचीव्ड दैट पार्ट। फाइन। डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, अभी मैंने कहा कि हमारे पास स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स ज्यादा है, हमारे पास पैसे ही नहीं है उन फार्मर्स के पास में इतने ज्यादा कि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकें। मोरओवर इनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है फार्मर्स की, वो अभी भी वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जैसे महाजन एंड मनी लेंडर्स के ऊपर ये लोग डिपेंड करते हैं, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि इनसे बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस बहुत रेयर यूज करता है कोई भी काम वगैरह में। लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर का ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा रुक रहा है, हिंडर हो रहा है। एंड जो हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स होती है, इसकी वजह से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है वो फार्मर्स के लिए अभी भी बनी हुई है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक जो है फार्मिंग के प्रति, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर में। कैसे? देखो, इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजीज हैं, फार्म मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हमने नई नई ले आई हैं। इंडियन फार्मर्स जो हैं अभी भी कन्वेंशनल विजडम के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। वो अभी भी कंसिडर करते हैं कि फार्मिंग जो है सिर्फ सब्सिस्टेंस तक ही करना है, बिजनेस वेंचर को तो वो सोचते ही नहीं है फार्मिंग को। ठीक है, अकॉर्डिंगली वो सिर्फ फोकस करते हैं क्रॉप्स के ऊपर में, जिनकी वजह से उनको फूड सिक्योरिटी मिलती है, रादर देन जिनकी वजह से उनको हाई प्रॉफिट्स हो। अभी भी वो इस बारे में नहीं सोचते हैं। तो जो टिपिकल इंडियन फार्मर है वो ऐसी चीजें बनाने की कोशिश नहीं करता, ना ही वो रिस्क लेने की कोशिश करता है। कहता है पहले ही पैसे नहीं है, राह सा और चला गया तो क्या करेंगे। दैट इज वाई ही डजंट टेक रिस्क। नेक्स्ट है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। जैसे ये नहीं होता था क्या पहले की भी, पहले बहुत बड़ी जमीन थी पर फिर फादर के 2-3 बच्चे हैं तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो सबके इससे कितनी आएगी, छोटी छोटी सी जमीनें आती हैं। ठीक है, तो ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं ये एब्सेंटली, और आपको ये चीज भी पता होगी कि छोटी जमीनों पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस। एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस का मतलब ये होता है कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ये एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स है, जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया था। तो ये लोग फार्मिंग खुद तो करते नहीं है, वो रेंटल इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो एक्सप्लॉइट करते हैं टेनेंट्स को। टेनेंट्स की बेचारे की पूरी बोलते हैं ना जान निचोड़ देते हैं, सारा काम वही लोग करते हैं। तो एग्जॉर्बिटेंट रेंट्स उनसे लेते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। जो टिलर्स होते हैं उनके पास सरप्लस होता ही नहीं है, कुछ पैसा बचता ही नहीं है, तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो लैंड होती है वो यूज होती है सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस के लिए, रादर देन फॉर द सोर्स ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स। एंड आवर लास्ट इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। अभी भी हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है हमारे यहाँ का मार्केटिंग। मैक्सिमम जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स हैं वो अभी भी अपना आउटपुट जो है वो लोकल मार्केटर्स को बेचते हैं रिड्यूस्ड प्राइसेस पे। तो इतना मतलब कि क्योंकि दे आर कंपेल्ड टू डू दैट, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दे आर ऑब्लाइज टू सेल देयर प्रोड्यूस टू महाजन्स, और महाजन्स और मनी लेंडर्स को वो लोग अपना जितना उपज होती है वो बेच देते हैं। बदले में उनका जो लोन होता है वो खाली चुक पाता है और कुछ नहीं होता है। एंड वो जो मतलब इन रिटर्न फॉर द लोन दे रेज फ्रॉम देयर मिडिलमैन, मतलब जो उन्होंने लोन लिया है उसके बदले में उनकी पहली बात हो जाती है कि तुम्हारी जितनी फसल होगी तुम हमें बेचोगे। तो वो मिनिमम दाम पे उनसे खरीदते हैं और बाजार में जाके वो इतने अच्छे औने पौने दामों पे खरीदने के बावजूद वहां जाके बहुत अच्छे दाम पे बेचते हैं। तो इस वजह से जो छोटा फार्मर है वो कभी भी उठ के बड़ा हो ही नहीं पाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो एग्रीकल्चर जो है इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, रेंजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ द मार्केटिंग ऑफ द क्रॉप्स, माने मार्केटिंग प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक हर जगह पे बेचारे को प्रॉब्लम है। फाइनेंस को ले लो, इरिगेशन को ले लो, हर चीज में उसको दिक्कत है। और जो मैक्सिमम स्मॉल होल्डर्स होते हैं वो इसकी वजह से अपने प्राइसेस रेम्यूनरेट नहीं कर पाते अपने क्रॉप्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी मार्केटिंग सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड आपको शुरुआत में इसका ये शॉर्ट में जो नोट्स टाइप मैंने बनाए हैं ये मिल जाएगा आपको। इन केस इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या कोई भी चैप्टर आप प्रायोरिटी बेसिस पे, कोई टॉपिक आप प्रायोरिटी बेसिस पे समझना चाहते हो, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता कि आप उसका आंसर कैसे लिखोगे, कमेंट करो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए आपको हेल्प जरूर करूंगी। आपको ये बताऊंगी कि इन आंसर्स को आपको कैसे लिखना चाहिए, सो दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। 100 on 100 कैन बी इजीली स्कोर्ड इन इकोनॉमिक्स। सो फॉर दैट यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर करो, वो जो रेड कलर का बटन है, बेल आइकन दबाओ ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।